नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चौहान सर के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट एंड ऑफ बायोपॉलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन और अपने सारे टॉपिक पे कवर कर लिए। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं अरब स्प्रिंग और CIS। अब अरब स्प्रिंग और CIS क्या है, चलिए जान लेते हैं। स्टार्ट। अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग ये हमारा टॉपिक है। ये आपके NCERT बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये नया टॉपिक है और ये नया अभी रिसेंटली सिलेबस में न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। इसके नोट्स और जो बाकी चीज़ें वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम अरब स्प्रिंग के बारे में जानते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अरब स्प्रिंग की बात करते हैं। अरब स्प्रिंग को हिंदी में अरब क्रांति, अरब क्रांति या अरब विद्रोह, अरब विद्रोह भी कहते हैं। अब ये कैसा विद्रोह था, कैसे जानते हैं? तो ये अरब स्प्रिंग जो है अरब देशों में हुआ था, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो टूनेशिया नाम के एक कंट्री से हुई थी। टूनेशिया से हुई थी। टूनेशिया जो है एक डिक्टेटर कंट्री थी, तानाशाही देश था। अब इस तानाशाही देश में क्या था कि जब तानाशाही देश है तो अव्यवस्था फैली हुई थी, करप्शन ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी थी, करप्शन बहुत फैला हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे बड़ा गलत मतलब बहुत बुरा शासन था। और वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या करा, अपने वहाँ पे जो जनता के ऊपर गोलियाँ चलाने के आदेश दे दिए। और इतनी मतलब गोलियाँ चला दी सेना ने, प्रेसिडेंट ने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी और कई लोग मारे गए। उस लोगों में जब मारे गए तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह ही अरब स्प्रिंग का कारण बना। लेकिन ये अब विद्रोह क्यों हुआ, वजह क्या थी, ये जान लेते हैं। एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक नहीं बनेगा लेकिन समझाने के लिए बनाना पड़ेगा। ये एक फ्रूट सेलर था जिसका नाम था मोहम्मद बाओजीजी। मोहम्मद बाओजीजी नाम का एक फ्रूट सेलर, यानी कि एक फल बेचने वाला, फल विक्रेता टूनेशिया का था। अगर इनकी बात करें तो इनका जो बर्थ था, जन्म था, वो 29 मार्च 1984 में, यानी 29 मार्च 1984 को इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। और ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बचपन में इनके फादर एक्सपायर हो गए थे और लगभग 10 साल की एज में, 10 इयर्स, जब ये 10 इयर्स के थे तब इन्होंने घर का पूरा जो जिम्मेवारी थी अपने ऊपर ले ली। और ये क्या करते थे, फ्रूट्स को सेल करते थे, यानी कि एक फल विक्रेता थे, फ्रूट सेल किया करते थे मोहम्मद बाओजीजी। अब पूरे घर का पालन पर पूरा घर की जिम्मेवारी इन पे थी, फ्रूट सेल क्या करते थे। बचपन में फादर एक्सपायर हो गए, बहुत गरीब परिवार से आते थे और ये जब फल बेचते थे। अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक लाइसेंस और एक छोटी सी दुकान टाउन हॉल में ले ली जाए। तो इन्होंने क्या करा, एक लाइसेंस के लिए टाउन हॉल में, ध्यान से सुनते जाइएगा, टाउन हॉल एक जगह थी टूनेशिया के अंदर, वहाँ पे इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया कि भाई एक दुकान इनको मिल जाए ताकि ये अपने फ्रूट्स वगैरह सेल कर सके। लेकिन अब जाहिर सी बात है, टूनेशिया डिक्टेटर कंट्री था, तानाशाही थी, करप्शन ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी ज़्यादा थी, तो कोई भी काम जाहिर सी बात बिना पैसों का हो नहीं पा रहा था। तो मोहम्मद बाओजीजी से रिश्वत मांगी गई कि भाई तुम कुछ पैसे दो और हम आपको टाउन हॉल में जो दुकान का लाइसेंस है वो दे देते हैं। लेकिन पैसों के अभाव में ये वो कर नहीं पाए। अब जब नहीं कर पाए, इनका लाइसेंस नहीं बन पाया, तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पे पहले जिस जगह पे अपने फ्रूट्स वगैरह को सेल करते थे, ये वापसी वहीं चले गए। लेकिन जब ये वहाँ गए फ्रूट सेल अपना वापसी की जगह पे, तो देखा कि जहाँ पे ये फल वगैरह बेचा करते थे, अब वहाँ पर कोई और वहाँ पे अपना कुछ सामान बेच रहा है, उसने मतलब वहाँ कब्जा उसका कर लिया है। तो कुल मिलाकर के अब इन्होंने ये सोचा कि अब ये सारी घटना क्या करें, अपनी जगह वापस लेनी है। तो ये वहाँ पे नज़दीक में कोई पुलिस वाले थे, वो पुलिस वालों के पास गए और जाकर के बोला ऐसे ऐसे बात है, मेरी ये जगह है, ये जगह मुझको
मैं यहाँ पे फ्रूट सेल कर रहा हूँ तो ये मुझको दिलवा दी जाए। लेकिन अब डिक्टेटर कंट्री है, करप्शन ज़्यादा है, तो पुलिस वालों ने इनकी बात सुनने की बजाय मोहम्मद बाऊजीजी को ही क्या करा, मारा पीटा और इनके फ्रूट्स जो थे, फल वगैरह वो भी छीन लिए और इनको भगा दिया। इस बात से ये इतना आहत हो गए, इतने मतलब डिप्रेशन में चले गए कि इन्होंने फाइनली अब ये देख लिया कि अब जीना नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, वही टाउन हॉल के बाहर ही अपने आप को केरोसिन तेल डाल करके अपने आप को आग लगा दी, अपने आप को फायर कर लिया। जब इन्होंने अपने आप को फायर कर लिया तो क्या हुआ, इनका एक कजन ब्रदर था जो घटना स्थल पे बहुत थोड़ा मतलब देर से पहुंचा, लेकिन पहुंच गया और उसने क्या करा कि वहां जाकर के जब देखा इसने अपने आप को फायर कर लिया मोहम्मद बाऊजी ने, तो उसने पूरे के पूरे इस घटना के वीडियो को शूट कर लिया, मोबाइल में वीडियो बना ली। और मोबाइल में वीडियो बनाने के बाद अब करा क्या उसने, जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टूनीशिया जो है एक डिक्टेटर तानाशाही देश है। लिख देता हूँ, तानाशाही। तानाशाही का मतलब मनमानी करने वाला देश था टूनीशिया में। और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट का नाम था क्या नाम है उसका, बेन अली। प्रेसिडेंट जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति वो थे बेन अली। बेन अली डिक्टेटर थे और ये टूनीशिया के जो प्रेसिडेंट बने थे ये 1987 में बने थे। और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ ये आपकी 2010-11 की घटना है, ठीक है, 2010-11 की ये घटना मानी जाती है। अब क्या देख लो कितना, लगभग मेरे ख्याल से हो गए होंगे 30-35 साल का जो शासन था, वो इतना लंबा शासन इनका बेन अली का रहा। अब तानाशाही शासन है, राष्ट्रपति जो है वो तानाशाही डिक्टेटर है, ठीक है ना, राजतंत्र का वाला चला। तो अब ऐसे में क्या था, फिर जब इनके भाई ने पूरा वीडियो शूट कर लिया तो वीडियो उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मीडिया में क्यों नहीं आया, मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, प्रिंट मीडिया में क्यों छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्यों दिखाया। फिर वही सवाल बार बार, एक तानाशाही डिक्टेटर कंट्री है। अब जब डिक्टेटर कंट्री है तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो मीडिया कहाँ से आजाद होगी। यहाँ पे मीडिया पर सेंसरशिप लगा हुआ था, पाबंदी लगी हुई थी, राष्ट्रपति ने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई भी सरकार के खिलाफ आप आपत्तिजनक न्यूज ना तो दिखाओगे ना छापोगे। तो यही चीज थी। तो क्या हुआ कि इनके ब्रदर ने वो सारी वीडियो क्या करा, मतलब जो वीडियो शूट की थी वो फेसबुक पर डाल दी। अब फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म था और बहुत जल्दी ये वीडियो क्या था, वायरल हो गया। अब जब ये वायरल हुआ वीडियो तो उससे पहले क्या हुआ कि मोहम्मद बाऊजी जी को, हालांकि इन्होंने अपने आपको फायर कर दिया था, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन हॉस्पिटल में इनको बचा नहीं पाए और फाइनली 4 जनवरी 2011, ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी 2011 को इनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी शव यात्रा में हजारों की तादाद में लोग जुड़े, बहुत लोग गए क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका था। सब कह रहे भाई इस बंदे ने अपने आप को फायर क्यों कर लिया, क्यों जला लिया अपने आप को। सब इनके बारे में जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, क्यों इस बंदे ने अपने आप को जला लिया, फायर कर दिया। जब लोगों ने वीडियो को देखा, अरे अच्छा टूनीशिया में ऐसा है, डिक्टेटर कंट्री है, इनके फल छीन लिए थे, फ्रूट छीन लिए थे, इनसे रिश्वत मांगी गई थी, भ्रष्टाचार था बहुत का। तो इन सब चीज़ को देख के लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, इनसे मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट हो गया और सबने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए इस टूनीशिया से डिक्टेटर कंट्री जो थी, इससे डिक्टेटर जो रूलर था, राष्ट्रपति का शासन जो था बेन अली का, उसे उखाड़ के फेंकना है, चाहे कुछ होता है। तो देन जब इनकी शव यात्रा में लोग शामिल हुए तो उसके बाद सभी लोग सड़कों पर आ गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी हुई, हड़तालें हुई, लोगों ने ऑफिसों में जाना छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें हुई। और यहाँ तक कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको भी लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या करा, आदेश दे दिया पुलिस को कि एक काम करो, ये भीड़ ऐसे शांत नहीं होगी, आप इन पर गोलियां चलाओ। क्योंकि इनको लगता था कि जब गोलियां चलेगी 10, 20, 50 लोग मारे जाएंगे तो अपने आप ही जो विद्रोह है शांत हो जाएगा। तो विद्रोह को शांत करने के लिए क्या करना था, तो इन्होंने क्या करा, गोलियां चलवा दी। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि 10 लोगों के मरने से और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया देख रही थी क्या हो रहा है। अब ऐसे में बेन अली ने क्या करा,
सीधे, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बैन अली, उन्होंने सीधे सीधे आर्मी से संपर्क किया और आर्मी से वो चाहते थे कि भाई आर्मी से चाहते थे कि आर्मी जो है लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं, कंट्रोल करे। लेकिन आर्मी ने लोगों पे गोलियां चलाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम किस पे गोलियां चला रहे हैं, अपने ही देश के, अपने ही लोगों पे, अपने ही नागरिकों पे गोली चला रहे हैं, नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो सेना ने आदेश मानने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं बैन अली को लगा कि भाई लोग मेरे खिलाफ, सेना मेरे खिलाफ, पुलिस मेरे खिलाफ, तो अब क्या करें। तो ऐसे में बैन अली ने, जो वहाँ के ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो ट्यूनीशिया से जो डिक्टेटर रूल था, तानाशाही था, वो खत्म हुआ और डेमोक्रेटिक देश बना, वो यानी लोकतांत्रिक देश बना। ये सारा का सारा था, ये ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब स्प्रिंग। अगर हम अरब क्रांति की बात करें तो शुरू कहाँ से हुई? ट्यूनीशिया से हुई। कोर्स क्या था? मोहम्मद बाऊजीजी जो एक फ्रूट सेलर था, उसको फ्रूट सेल नहीं करने दिए गए, उसमें गोली थी। ये सारी जो स्टोरी थी ये अरब स्प्रिंग से इससे रिलेटेड थी। लेकिन हमारा ये जो इसको बताने का मकसद था, ये सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाना था, हमारे बुक मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता हमें ये भी जानना है। लेकिन फिलहाल एग्जाम के क्वेश्चन जानने से पहले हमें ये भी जानना था कि अरब स्प्रिंग है क्या, क्यों हुआ, वजह क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले का अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से। डिक्टेटर कंट्री थी, वहाँ का प्रेसिडेंट बैन अली। बैन अली कब से रूल कर रहा था? 1987 से रूल कर रहा था। किसकी वजह से हुआ? मोहम्मद बाऊजीजी की वजह से अरब स्प्रिंग हुई। क्या थे? फूड सेलर थे, एक गरीब परिवार से थे। 4 जनवरी 2011 को इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि इन्होंने अपने आप को फायर कर लिया था, अपने आप को जला लिया था। ये सारा इसमें था। लेकिन अब ये बात करते हैं कि ये जो अरब स्प्रिंग की बात है, अरब स्प्रिंग मतलब अरब देशों की बात है। तो शुरुआत तो ट्यूनीशिया से हुई, लेकिन अब ये पहुंच कहाँ गया? ये पहुंच गया अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, मिस्र, इराक, सीरिया, ओमान, यमन, कई देशों में जाके ये फैल गया था। अब जब फैल गया तो इसके कई फायदे भी हुए, कई नुकसान भी हुए। फायदे ये हुए, अच्छा फायदा तो सिर्फ ट्यूनीशिया को मिला था, इसे रब करते हैं। फायदा तो इसको सिर्फ इसको हुआ ट्यूनीशिया को। लेकिन अगर बात करें लीबिया, सीरिया, ये देश तो पूरे के पूरे तबाह और बर्बाद हो गए इस अरब स्प्रिंग की वजह से। आज भी वहाँ पे मतलब आप दूसरी कोई वीडियो देखोगे या पढ़ोगे देखोगे, तो लीबिया और सीरिया तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए इस अरब स्प्रिंग की वजह से। आज भी वहाँ पत्थरबाजी बहुत बुरा हाल है। तो ये तो खत्म ही एक तरह से बर्बाद नहीं समझ लो उसको तो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या अरब स्प्रिंग सफल हुई, यानी क्या अरब क्रांति सफल हुई? मेन क्वेश्चन ये पूछता है, क्या अरब क्रांति सक्सेस हुई, सफल हुई? तो इसका सीधा सीधा जवाब आपने क्या देना है, क्या अरब क्रांति सक्सेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसकी शुरुआत भले ट्यूनीशिया, इसकी शुरुआत भले ट्यूनीशिया से हुई, लेकिन बाकी देशों की अगर हम बात करें, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, यमन है, सूडान है, इराक है और इजिप्ट है, इन सभी देशों में ये सेम टाइम पर नहीं हो पाई। कहीं पर 2010 में हुई, कहीं पे 2011 में हुई, कहीं पे 2012 में हुई। तो जब समय के अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई तो उसकी वजह से क्या है कि ये सक्सेस नहीं हो पाई, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके ऑब्जेक्ट क्या थे? अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी कि इसके उद्देश्य क्या थे अरब क्रांति के, तो उद्देश्य थे कि अरब देशों से डिक्टेटरशिप को हटा देना। डिक्टेटरशिप कैसे? कि कहीं पे राष्ट्रपति तानाशाह था, कहीं पे राजतंत्र शासन चल रहा था, यानी कि राजाओं का शासन था, कहीं पे सेना का शासन था। तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही को खत्म करना इसका पहला मोटिव था, डिक्टेटरशिप का एंड, पहला इसका ऑब्जेक्ट था। दूसरा था कि भाई जो ह्यूमन राइट्स है, यानी मानव अधिकार है, मनुष्य के जो अधिकार है, तो मानव अधिकार क्या होते हैं कि भाई कई सारे लोगों को एक साथ गोलियां चलाकर उनको मार देना, भाई वो मानव अधिकार है ना, तो उसको मानव अधिकारों को स्थापित करना। लेकिन अभी तो मानव अधिकार को हनन होता है, कई लोगों को एक साथ मारा जा रहा था, तो मानव अधिकार वो सब ना हो, मानव अधिकारों को जो स्थापित किया जा सके, यानी ह्यूमन राइट्स को, ये इसका मकसद था। तीसरा ऑब्जेक्ट इसका था पॉवर्टी खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो करप्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इसका ऑब्जेक्ट ये था।
यानी पॉवर्टी को खत्म करने की बात कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहा था, और साथ ही साथ जो करप्शन था उसको खत्म करने की इसकी डिमांड थी। और मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र था उसको खत्म करने का बात था। और सबसे बड़ी बात थी सम्मान पूर्वक जीवन, यानी कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले उसके देश में, ये इसके ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग के सारे ये ऑब्जेक्ट थे। अब हम इसके मेन पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो अरब स्प्रिंग सारे इसका ऑब्जेक्ट इतना ही था। अरब क्रांति सक्सेस हुई, यस एंड नो, तो सीधा संभा नो। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका बेनिफिट टूनिशिया को मिला, टूनिशिया से डिक्टेटरशिप खत्म हुई, को डेमोक्रेटिक आई, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बाकी देशों में ये अलग अलग समय पे हुई, 2010 में, 11 में, 12 में। रीजन क्या थे? मोहम्मद बाऊजी जी। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है अरब स्प्रिंग का? तानाशाही को खत्म कर देना, गरीबी खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म कर देना, मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा था उसको रोकना, राजतंत्र को खत्म करना, सम्मान पूर्वक आदमी जीवन जिए, ये था इसका ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि अरब देश, जो अरब देश थे वो कहीं ना कहीं इस क्रांति को देख करके क्या हो गए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर गए। अरब देशों ने क्या करा? अरब देश की बात करते हैं। जो अरब देश थे, अरब कंट्री यानी अरब देशों ने क्या करा, इस क्रांति से मतलब अरब स्प्रिंग से ज्यादा घबरा गए थे, ज्यादा टेंशन में आ गए थे। उन्होंने क्या करा कि इससे पहले हमारा भी हाल टूनिशिया, सीरिया, लीबिया जैसा हो जाए, हमें कुछ सुधार करने चाहिए। तो सुधार क्या करे अरब देशों ने कि जब तक इनके देश में ये क्रांति पहुंचती तब तक इन्होंने अपने नागरिकों को सुधार मतलब उनके बेनिफिट में कुछ काम करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स में कहीं ना कहीं कुछ छूट दे दी, तो टैक्स में छूट मिल गई। करप्शन का थोड़ा सा एंड हो गया। करप्शन की बात करें कि भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार था उसे खत्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया इन्होंने, और जो पॉवर्टी थी उसको भी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करी। तो जब लोगों को दिखा कि भाई हमारे यहाँ तो सुधार होने शुरू हो गए, जब लोगों को बेनिफिट मिलने लग जाएंगे तो क्यों कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे या फिर क्यों प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ। तो अरब देश ने क्या करा, कहीं ना कहीं कर करके कि इससे पहले हमारे देश में ये क्रांति आ जाए, विद्रोह आ जाए, जनता भड़के, उससे पहले जनता को खुश करो। तो जनता को खुश करने के लिए क्या तरीका था? टैक्स में छूट दो, भ्रष्टाचार खत्म करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, पॉवर्टी जो गरीबी थी उसको थोड़ा सा मतलब उसे हटाओ, खत्म करो, लोगों के वेलफेयर में काम करना शुरू कर दिया अरब देशों ने। तो इसलिए जो अरब स्प्रिंग है, अरब क्रांति है, वो अरब देशों में सक्सेस नहीं हो पाई, उसका बेनिफिट सिर्फ टूनिशिया को मिला। राइट, आई होप आपको ये अरब स्प्रिंग जो नया टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि सर इसको लिखें कैसे? इसके लिखने का तरीका मैंने आपको पूरा समझा दिया, वीडियो को 2-3 बार रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स सभी के मिल जाएंगे आपको, नोट्स की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा CIS। अब CIS क्या होता है इसको समझ लेते हैं। CIS की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट ये है किसका? ये था USSR का। मैंने अभी बताया था कि यूएस, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा था USSR में टोटल 14 प्लस का मतलब हो गया 14 प्लस रशिया यानी कि टोटल अगर बात करें तो 15 देशों का एक ग्रुप था USSR, जिसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो मिला 15 देशों से मिलकर ये देशों का ग्रुप बना था, जिसमें 14 प्लस 1 यानी कि रशिया, ये 15 देशों का एक ग्रुप था। और ये कब बना था? 1917 से लेकर 1922 के बीच में USSR बन के आ गया था। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिसइंटीग्रेट ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन हमने कब से माना था? 1989 जब बर्लिन वॉल गिरी थी। उसके बाद 1990 भी मानते हैं इसको, और फाइनल लास्ट क्या हुआ? 1991 इसको एंड कर दिया। यानी कि जब पूरी तरीके से फाइनली डिक्लेयर हो गया था कि अब सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ नहीं रहा, वो टूट के बिखर के अलग हो गया। तो जब बिखर के अलग हो गया तो USSR का जो उत्तराधिकारी था वो माना गया रशिया को, और बाकी जो देश थे वो क्या थे? अलग हो गए, इससे बिल्कुल बिखर के सेपरेट चले गए। आई बात समझ में? लेकिन बात आती है हमारे CIS की। CIS क्या है? CIS यही इन 14 देशों का ग्रुप था जो रशिया के साथ जुड़ करके USSR बना रहे थे।
तो अब जब 1989 से सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, 90 में हुआ, 1991 में पूरी तरीके से अलग हो गया, तो उस समय एक ग्रुप बनाया इन्हीं 15 देशों ने मिलकर, जिसको बोला गया CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट ये वही यूएसएसआर के 15 देशों का ग्रुप है जो कि डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर का 1991 में। ये पहला पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया वो CIS क्या है। अब CIS के ऑब्जेक्ट क्या थे कि भाई जब एक बार यूएसएसआर से टूट के बिखर के अलग हो गए तो बाद में जुड़ने की जरूरत पड़ी। जुड़ने का मतलब, जुड़ने का दो तरीके मतलब निकलते हैं। एक जुड़ना होता है कि हम ट्रेडिंग, व्यापार के लिए जुड़े। ये 14 देश जो थे, 14 देशों में अलग सरकारें थी, अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलग अलग थे। लेकिन दूसरा जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे पहले यूएसआर जुड़ा था, यानी कि 14 + 1 यानी 15 देशों का ग्रुप यूएसआर लाया और इन सबका प्रेसिडेंट एक, तो वो था यूएसआर। लेकिन CIS इसमें क्या था कि भाई ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं, सहयोग के रूप में जुड़े हैं, लेकिन ये देश सारे के सारे है अलग अलग, सबकी सरकारें अलग अलग है, सबके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अलग अलग है, राइट। चलिए, तो अब क्या था इसके अंदर, आगे जान लेते हैं हम लोग। तो CIS के ऑब्जेक्ट क्या थे? CIS के ऑब्जेक्ट थे भाई एक दूसरे को, यानी कि जो 14-15 देशों का जो ग्रुप है, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा, एक दूसरे को ट्रेडिंग में, व्यापार में, डेवलपमेंट में मदद करेगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के कोऑपरेशन की नीति अपनाएंगे। कुल मिलाकर के CIS का मतलब था एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, मदद करते हुए, ट्रेड करना, व्यापार करना, डेवलप होना CIS का ऑब्जेक्ट था। CIS क्या था? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये हमारा द एंड ऑफ बायोपॉलिटी का ये टॉपिक था, जिसमें आज हमने अरब स्प्रिंग और CIS के बारे में पढ़ा। इसकी अभी पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे और कुछ इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके CBSE के एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए स्टडी विद चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और फिलहाल हम आज इतना ही करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।